उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अस्पतालों का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कोविड केयर सेंटर का जाना हाल। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी 29 को बनेगी लेफ्टिनेंट। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल पुलवामा हमले में हुए थे शहीद। बाबा रामदेव के समर्थन में उतरे आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव का बचाव करते हुए किया ट्वीट, रामदेव को टारगेट कर आयुर्वेद को किया जा रहा है बदनाम। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। बागेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। राज्य में 18 से नीचे की उम्र वालों को भी कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। गांव में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रधानों के नेतृत्व में समूह का गठन किया जा रहा है। समूह में महिला मंगल दल की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ में एएनएम शामिल रहेंगे। ये समूह गांव में लोगों को कोविड इलाज की सुविधा दिलाएगी। बागेश्वर के विकास भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोनीवे, खाद्य यंत्र, विद्युत, जल संसाधन, पेयजल निगम, सिंचाई आदि विभागों को आगामी मानसून सीजन को देखते हुए समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने निरीक्षण किया और इतना ही नहीं तो पेशेंट के पास जाने का मुझे मौका मिला। ट्रॉमा सेंटर में एक पेशेंट से सीधे फोन में बात किया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना है, समस्याओं को सुना है। उत्तराखंड के अंदर टेस्टिंग तेजी से किया है। 30-35 हज़ार डेली टेस्टिंग हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि अन्य स्टेटों के बजाय 1.5 गुना ज़्यादा हम लोगों ने किया है। दवाइयों के किट टेस्टिंग के साथ साथ ग्रामीण एरियाओं में बंटना शुरू हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार अस्पतालों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और साथ में पूरे प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी हाल में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान से चर्चाओं में रहे योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव के बचाव में अब आचार्य बालकृष्ण उतर आए हैं। उन्होंने बाबा रामदेव का बचाव करते हुए ट्वीट किया। आचार्य बालकृष्ण ने लिखा कि पूरे देश को ईसाई बनाने के लिए बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है। बाबा रामदेव को टारगेट कर आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। वहीं जब इस बयान पर आचार्य बालकृष्ण से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो कहना था उन्होंने ट्वीट कर कह दिया है, बाकी कोई बात नहीं करनी। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी के परिवारों से ताल्लुक रखने वाले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल 2 साल पहले पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी सेवा का जज्बा शहीद नहीं हुआ था। उसी जज्बे को उनकी पत्नी निकिता ने बरकरार रखा है, जो आगामी 29 मई को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की भूमिका संभालने जा रही है। पिछले साल प्रयागराज में
आपको बताएं कि विमेन एंट्री स्कीम का एग्जाम पास करने वाली निकिता की कहानी एक मिसाल की तरह सामने आई है। आपको यह भी बता दें कि 17 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में उनकी जान चली गई थी। वो शहीद हो गए थे। 20 घंटे तक चली गोलीबारी में 3 जवान शहीद हुए थे। उनमें 55 आरआर में पोस्टेड 35 साल की विभूति भी मौजूद थे। विभूति का शव एक तिरंगे में लपेट कर देहरादून लाया गया था तो अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी थी। लेकिन तब निकिता ने सैल्यूट कर अपने पति को अंतिम विदाई दी थी और सबसे कहा था कि वो विभूति के साहस से प्रेरणा लेंगी और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए निकिता ने सेना में सेवा करने का मन बना लिया। निकिता ने तब कहा था कि विभू की राह पर चलना, उनके अधूरे कामों को पूरा करना मेरा मकसद है और इसी तरीके से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूं। प्रयागराज से इम्तिहान पास करने के बाद वो पिछले साल से ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। अब निकिता की ट्रेनिंग तकरीबन पूरी होने के बाद वो अफसर के तौर पर सेना का हिस्सा बनने जा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास नोटियाल के हवाले से कहा गया है कि 29 मई को निकिता ट्रेनिंग के पास आउट होंगी। तो आपको बता दें कि पूरे देश में वो वक्त आपको याद होगा कि किस तरीके से पुलवामा के वक्त में पूरा देश जोश और उत्साह से भरा हुआ था, जुनून से भरा हुआ था। उत्साह के साथ साथ आपको बताएं कि नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन उन सब के बाद में स्थिति बदली, हालात बदले और मेजर की जो पत्नी थी उन्होंने कहा था कि वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगी, उन्हीं के राह पर चलेंगी, उनके तमाम जो सपनों को पूरा करने का काम करेंगी और जिन लोगों ने ऐसा हसन उनके साथ किया है उनसे बदला लेने का काम करेंगी, तभी और वो ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको यह भी बताते चले कि उस वक्त खासा तस्वीरें देखने को मिली थी और उसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला था कि किस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों के ऊपर घात लगा करके आतंकवादी हमला किया था। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2071 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं 95 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में 7051 मरीजों का ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि अब तक 2,54,654 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 49,519 सक्रिय मामलों का उपचार चल रहा है और कुल संक्रमितों की संख्या 3,15,590 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 30,022 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में 423 कोरोना मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 355, हरिद्वार में 264, टिहरी में 48, नैनीताल में 223, पिथौरगढ़ में 64, रुद्रप्रयाग में 114, चमोली में 175, पौड़ी में 164, उत्तरकाशी में 85, चंपावत में 42, अल्मोड़ा में 82, बागेश्वर जिले में 32 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 5,927 हो चुका है। प्रदेश की रिकवरी दर 80.69% और संक्रमण दर 6.94 दर्ज की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले कम होने के साथ ही संक्रमण दर भी घट रही है। मैदानी जिलों में संक्रमण दर कम है, बल्कि पर्वतीय जिलों में ज्यादा है। अल्मोड़ा जिला संक्रमण दर में प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि हरिद्वार जिले में सबसे कम संक्रमण दर पर है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने लगातार तीसरे हफ्ते में भी कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में मंगलवार सुबह 6 बजे से 1 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक इस हफ्ते भी परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर सप्ताह में एक दिन 28 मई को खुलेंगे। इनके समय में बदलाव किया गया है। इनके खुलने का नया समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे रहेगा। पहले ये 7 बजे से 11 बजे तक था। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य की सभी सस्ते गल्ले की दुकानें कोविड कर्फ्यू की अवधि में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।
अब उत्तराखंड में सख्ती बढ़ा दी गई है, लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ योगेश पांडे जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में। योगेश, कई राज्यों में बल्कि लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हम उत्तराखंड की हम बात करें तो क्या कुछ वहां की स्थिति है, सरकार ने कितनी तारीख तक आखिरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाया है और क्या सख्तियां बढ़ाई गई इस बार? देखिए मोहित, अगर बात करें लॉकडाउन की तो उत्तराखंड में जरूर कोरोना के मामले जो हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए अभी राज्य सरकार फिलहाल किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती है और इसी के तहत जिस तरीके से लगातार जो सख्तियां पाबंदियां लागू थी वो पाबंदियां अभी तक 1 जून तक लागू रहेंगी, क्योंकि आपको बता दें कि आज जिस तरीके से ये 25 मई तक ये पाबंदी खत्म होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसको बढ़ा दिया है और 1 जून तक रहेगी। हालांकि जिस तरीके से पहले भी ये तय था कि जिस तरीके से शादी में 20 लोग ही अटेंड कर पाएंगे और अगर उनको अटेंड करना है तो RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट उनको जरूरी होगी। साथ ही साथ अगर खाद्यान्न की बात करें, परचून की दुकान की बात करें तो इस महीने 28 तारीख को खुलेंगी और वो भी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। 28 तारीख को ये निर्धारित किया गया है जो सरकारी खाद्यान्न की जो दुकानें हैं वो लगातार खुलेंगी, वो 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। कि एक ही दिन दुकान खुलेगी, 28 तारीख का दिन चुना गया है, लेकिन साथ में लोगों के द्वारा ये शिकायत थी कि समय में बदलाव किया जाए और समय में बदलाव भी कर दिया गया, लेकिन ये भी मांग थी कि औपचारिक रूप से रोज दुकानें खुलें। तो उसको लेकर सरकार ने क्या कोई फैसला लिया है? मोहित, बिल्कुल आपको बता दें कि इसको लेकर के जिस तरीके से सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी खाद्यान्न की दुकानें हैं वो लगातार डेली खुलेंगी और उनके टाइम में जो परिवर्तन कर दिया गया है वो 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी और इसी के तहत किसानों की किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो तो जो खाद्य और जो बीज की दुकानें हैं वो भी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। तो तमाम सारी चीजों को, हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार वहां बढ़ते रहे, कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पिछले दिनों का जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से वहां मामले 3000 लगभग लगातार मामले सामने प्रतिदिन आ रहे हैं, तो इसको लेकर के सरकार अभी किसी तरीके से कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। योगेश, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार जो चलता है वो टूरिज्म पर चलता है। अब ऐसे में यात्री भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, सख्ती बढ़ा दी गई है। उन लोगों की कैसी स्थिति है? एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ है, होटल है, रेस्टोरेंट है, उनके मालिक क्या कुछ इसको लेकर कह रहे हैं? मोहित, बिल्कुल बता दें कि उत्तराखंड सरकार का अगर जिक्र करें तो इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार इस समय खासा तौर पर होम डिलीवरी को लेकर के, ऑनलाइन को लेकर के ज्यादा महत्व दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडलाइन में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी होटल, जो भी ढाबा हैं उनके किचन खुले रहेंगे, लेकिन वो केवल होम डिलीवरी ही कर सकेंगे, वहां पर बैठ करके कोई खाना नहीं खा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ताकि किसी भी तरीके के जो होटल और ढाबा मालिक हैं उनको नुकसान ज्यादा न हो पाए, इसको लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो किचन ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख सकते हैं, लेकिन वो होम डिलीवरी ही करेंगे। वहां पर किसी भी तरीके का कोई जो भी खाना बैठ करके नहीं खिलाया जा सकता है। और योगेश, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। लोग क्या कह रहे हैं, जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं, छात्र हैं, परिजन हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए सरकार के फैसले से यहाँ सभी लोग संतुष्ट हैं, अगर क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है लोगों के इस समय, और राज्य सरकार का अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो प्रत्येक नागरिक के जीवन को लेकर के जिम्मेदारी बनती है। जागरूक नागरिक है यहाँ के, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो अब खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, वो लोग खेती कर रहे हैं और तमाम सारी नई चीजें अपने घरों पर कर रहे हैं। उनको लेकर के सरकार का पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं और इस पहल को, सरकार के उठाए गए इस पहल को वो लोग सराहनीय प्रशंसनीय नजर से भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो योगेश पांडे हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है, साथ में सख्ती में थोड़े बदलाव किए गए हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बताएं कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी असम का फॉर्मूला अपना सकती है। राज्य के लिए चुनावी रणनीति अभी से बननी शुरू हो चुकी है। अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें से एक फॉर्मूला यह भी है कि यह फॉर्मूला असम में सफल रहा और पार्टी दोबारा सत्ता में आने में कामयाब भी रही। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में चुनाव होने के लिहाज से अब केवल लगभग 8 महीने का ही समय बचा है। पार्टी ने हाल ही में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन कर अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन नया नेतृत्व भी उसकी उम्मीदों पर खरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोरोना से बने हालात ने भी पार्टी की चिंता बढ़ाई हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता जा रहा है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक भी महसूस हो रही है। राज्य में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर केंद्र में किसी तरह की नाराजगी तो नहीं है, लेकिन चुनाव के समय जिस तरह की रणनीति की जरूरत होती है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। वैसे भी हाल ही में मुख्यमंत्री के कुछ बयानों को लेकर पार्टी में असहजता महसूस की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान भी असहज करने वाले रहे हैं। ऐसे में एक और बार नेतृत्व परिवर्तन करने के बजाय वो विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के जा सकती है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर पवेलियन मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 100 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन चिकित्सकों की सलाह के बाद 45 युवाओं ने रक्तदान किया। पवेलियन ग्राउंड के सभागार में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है। मरीजों को रक्त की कमी न हो, इसके लिए सामाजिक संगठनों और पार्टी नेताओं के सहयोग से जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहिम का नाम पहले रक्तदान फिर टीकाकरण दिया गया है, क्योंकि पहले टीकाकरण कराने से निश्चित अवधि तक रक्तदान नहीं किया जा सकता। उन्होंने युवाओं में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कराने और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाने की अपील की है। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, विधायक खजान दास समेत अन्य नेता मौजूद रहे। रक्त का भी अभाव हुआ है, क्योंकि जो रक्तदाता हैं वो भी संक्रमित भी हुए हैं और रक्त की आवश्यकता भी बढ़ी है। तो ऐसे में राज्य में रक्त की कमी ना हो, उस दृष्टि से रक्तदान के कार्यक्रमों का शुरुआत। जीवन भर पेड़ों को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले सुंदरलाल बहुगुणा आखिरकार उन्हीं पेड़ों में विलीन हो गए। उन पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए उनकी अस्थियां सुंदरवन में पेड़ों की जड़ों में विसर्जित की गई। यहां 2010 में उन्होंने खुद पहला पौधा लगाया था, जो आज घने जंगल के रूप में बदल चुका है। 2009 से 11 के दौरान उन्होंने शुक्लापुर में प्रवास किया था। 2010 में करीब 5 हेक्टेयर जमीन में उनके सम्मान में सुंदरवन फूड पार्क फॉर वाइल्ड एनिमल्स की स्थापना की गई थी। तब उन्होंने पहला पौधा लगाकर उस जंगल की नींव रखी थी। आज वहां एक घना और हरा भरा जंगल आकार ले चुका है। वहां न केवल सैकड़ों की तरह के पेड़ पौधे वहां पर मौजूद हैं, बल्कि कई प्रजातियों की परीक्षा भी, पक्षियां और वन्य जीवन भी वहां पर मौजूद है। सोमवार को आपको बता दें कि पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने उनकी अस्थियों को पौधों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ जल छिद्र भी बनाए गए हैं ताकि बहने वाली नदियों को पानी मिलता रहे। उन्होंने कहा कि मैं पर्यावरण के लिए काम करने वाले सब लोगों की ओर से उनकी अस्थियां विसर्जित कर रहा हूं। 2010 में वन विभाग और अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर स्वर्गीय बहुगुणा ने जिस वन की परिकल्पना की, उसे मैं आज सबको समर्पित कर रहा हूं। इस वन का महत्व इसलिए अचानक बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एक महान व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा कि गुरुजी ने एक सूखी और बंजर जमीन पर हरा भरा वन तैयार करने की जो कल्पना की थी, वो अब साकार रूप ले चुकी है। तो वहीं म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार की हम बात करें तो उन्होंने कदम उठाए। एम्स ऋषिकेश ने मरीजों के लिए 100 अतिरिक्त बेड का वार्ड तैयार करने का फैसला किया है। इनमें आईसीयू सुविधा वाले 10 बेड भी शामिल हैं। म्यूकर माइकोसिस के मरीजों के समुचित उपचार के लिए एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों की 2 टीमें भी तैनात की गई हैं। इन टीमों में ENT, न्यूरो, नेत्र, डेंटल और माइक्रोबायोलॉजी के
चिकित्सा शामिल होंगे। इस बाबत डीन हॉस्पिटल अफेयर्स प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में एम्स में म्यूकोरमाइकोसिस के 70 मरीज भर्ती हैं। इनमें कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव रोगियों को अलग अलग वार्डों में रखा गया है। म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की सर्जरी के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए अस्पताल में 10 आईसीयू बेड समेत कुल 100 बेड की व्यवस्था की गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनमें अधिकांश बेड कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स में भर्ती म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों की संख्या के लिहाज से दवा की पर्याप्त आवश्यकता के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। आज की डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं, जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहां आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। हमारी 2 ईएनटी की टीम है जो दिन रात ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करती हैं और एक दिन में करीब 10 से 12 सर्जरीज की जा रही हैं। इस सर्जरी के लिए हम लोगों ने एक ओटी नेगेटिव केसेस के लिए पूरी तरह डेडिकेट कर रखी है, जो 24/7 काम कर रही है, और ट्रॉमा सेंटर में 2 ओटीज ऐसी हैं जो पॉजिटिव केसेस के लिए 24/7 काम कर रही हैं। इसके अलावा इन रोगियों में ईएनटी के विशेषज्ञ के अलावा जो आंख के विशेषज्ञ हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, न्यूरोसर्जन की भी आवश्यकता पड़ सकती है और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सारे सर्जन्स को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जैसे ही ईएनटी के सर्जन्स को इनकी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत ही उनकी मदद करें और ऐसे रोगियों का इलाज करें। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी लैब को जो इस म्यूकोर के केसेस हैं उनके लिए तैयार कर लिया गया है और हमारे डॉक्टर्स जो इसकी टेस्टिंग है उसके लिए अग्रसर हैं और साथ में स्टाफ लगा दिया गया है। सिर्फ जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके लिए भी हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन जो इसकी मेडिसिन है एम्फोटेरेसिन बी, उसके लिए हमारे यहाँ से प्रोजेक्शन जा चुका है कि हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए करीब हमें 2500। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में प्रदेश और केंद्र सरकार को असफल बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोरोना और ब्लैक फंगस के साथ प्राकृतिक आपदा की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को एक विशेष राहत पैकेज देना चाहिए। आपको बता दें कि जिला और नगर कांग्रेस कमेटी ढालवाला मुनि कीरीते की ओर से मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ढालवाला में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट के सहयोग से आयोजित शिविर में 40 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविरों के माध्यम से ब्लड बैंकों में बनी रक्त की कमी को काफी हद तक पूरा करने का काम किया है। एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर वायरल टिप्पणी से नाराज आईएमए की राज्य शाखा ने सरकार से बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आईएमए ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र भेजा है। आईएमए ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजकर 14 दिन में जवाब मांगा है और चेताया है कि अगर तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आईएमए की राज्य शाखा के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव को बाबा रामदेव का वायरल वीडियो भी व्हाट्सएप किया गया है। डॉक्टर अजय खन्ना ने अपने पत्र में लिखा कि बाबा रामदेव के बयान से आईएमए के डॉक्टरों में खासी नाराजगी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव के बयान को गलत माना है। उन्होंने कहा कि सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इधर आईएमए की ओर से बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा गया है। डॉक्टर अजय खन्ना ने बताया कि अभी नोटिस तैयार किया जा रहा है और
नोटिस बाबा रामदेव को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मानहानि के दावे के अलावा एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई न होने पर आईएमए आगे की रणनीति भी बनाएगा। लक्सर तहसील क्षेत्र के रायसी गांव में कोरोना संक्रमित महिला की मौत से गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीते दिनों इस परिवार के सभी लोगों की कोरोना सैंपल जांच के लिए ले गए थे, जिसके बाद 19 मई को एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 20 मई को सभी को होम आइसोलेट कर दिया था। 5 दिन गुजर जाने के बाद आज इस परिवार की एक महिला की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। परिवार के लोगों ने पीपीई किट पहनकर शव का सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार किया। वहीं कोविड सेंटर के डॉक्टर रोहित सैनी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल पूरे परिवार की दोबारा से जांच कराई जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे रड़ांग बेंड में लगातार 6 दिन से बंद है। वहीं सोमवार देर रात को तोता घाटी में भी हाईवे मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया। बीआरओ की मशीनें हाईवे को सुचारू रूप से चलाने में जुटी हुई हैं। बीआरओ ने यहां करीब 50 मीटर तक हाईवे का एलिटमेंट भी बना लिया है। यहां पहाड़ काटकर हाईवे बनाया जा रहा है। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द ही हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू रूप देने का दावा किया है। आपको बता दें कि 20 मई को भारी बारिश के दौरान रड़ांग और बेंड में हाईवे का लगभग 50 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और पुश्तें भी बह गई थी, जिससे सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही भी थम गई थी। साथ ही देश के अंतिम गांव माणा के ग्रामीणों की भी आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाईवे बंद होने के बाद से बीआरओ की 9 जेसीबी और पोकलैंड मशीनें हाईवे को सुचारू करने में जुटी हुई हैं। तो वहीं कोरोना काल ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। वहीं कई लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। देश के छोटे और बड़े उद्योगों को कोरोना की मार पड़ी है। वहीं उत्तराखंड के परिवेश की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले गए थे, लेकिन कोरोना के चलते कई बेरोजगार अपने गांव वापस आ गए हैं। तो सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार के तहत रोजगार देने के साधन भी तलाशे जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर से नौजवानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मजदूरी करने के लिए जो विवश हैं लोग, क्षेत्र में नौजवान सब्जी उत्पादन के साथ ही बागवानी में कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। सब लोग जो है होटल लाइन के बंदे हैं और हम लोगों ने जो है लोगों से प्रेरणा ली है। उत्तराखंड के काफ़ी सारे बेरोजगार युवा हैं जो लोग जो है अपनी होटल इंडस्ट्री को छोड़ के आ रखे हैं, गांव में आ रहे हैं और इसी तरह की जो किसानी कर रहे हैं। तो उन लोगों से जो हमें प्रेरणा मिली कि भाई हमको भी करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो फिर उन लोगों से प्रेरणा लेके जो है हम लोग यहाँ पे आए। ये 20 साल से जो है बंजर थी ये ज़मीन, इस ज़मीन को हमने उपजाऊ बनाया है और हमारी पुरखों की ज़मीन है। तो हमारे अंदर भी भाव जागे और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने पूर्वजों की इस भूमि को जो है उपजाऊ बनाया जाए। तो फिर ये प्रेरणा लेके हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े। हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करी और ऐसे जो हमसे जो है आज 8 युवा जो है जुड़े हुए हैं हमसे आज। तो फिर हम लोगों ने जो है काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप क्या करोगे वहाँ जा क्या मिलेगा आपको, ये सब चीज़ें जो हमें सुनने को मिली। तो फिर हम लोगों ने जो है हिम्मत नहीं हारी और हमने जो है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे। राजधानी देहरादून में कैंट विधायक हरबंस कपूर और मेयर सुनील उनियाल के प्रयास से बंसद बिहार के वार्ड नंबर 37 के भवानी बालिका स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य 45 साल और इससे ऊपर वालों के लिए उन लोगों के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना था। इस कैंप में आयोजन से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और साथ ही लोगों ने सरकार का धन्यवाद भी किया। कैंप लगा तो हम लोग तो बहुत परेशान हो रहे थे पहले कि कहाँ लगाएगा, लेकिन थैंक यू कि यहाँ पर कैंप लगा और जो हमारे पार्षद जी हैं या हमारे विधायक जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और यहाँ पर हमारे वैक्सीन वगैरह अच्छे से लगी और हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जो पहली बार जिनका टीका लगना है 45 से ऊपर वालों का, और उसके साथ साथ जिनके 30 दिन पूरे हो गए हैं, 90 दिन पूरे हो गए हैं पहले टीका लगने के बाद दूसरा टीका भी लगवा सकते हैं। तो
इससे निश्चित रूप से लोगों में बड़ी उत्सुकता भी है और उत्साह भी है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना से निपटने के लिए सभी ने कमर कसी हुई है, सरकार भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है और हर संभव उपाय कर रही है, जिससे कि पूरे देश में सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है और जनता भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रही है, लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर्स के लोगों को उदास होकर वापस लौटना पड़ रहा है। कई राज्यों के पास वैक्सीन की भारी कमी है। ये आलम सिर्फ 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए नहीं, बल्कि 45 साल से ज्यादा के लोगों को भी वैक्सीन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। मामला उत्तराखंड के धारचूला से सामने आया, जहां पर लोगों को वैक्सीन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि वे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, मगर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो कई बार चक्कर लगा चुके हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पहला डोज तो लग गया है, लेकिन दूसरे डोज के लिए उन्हें बार बार यहां पर धक्के खाने आना पड़ रहा है। देखिए, वैक्सीन की दिक्कत तो जैसा हम लोग खबरों में भी देख रहे हैं और सरकारी तरीकों से भी हमें पता चल रहा है, हमारे पास वैक्सीन की अभी जिस संख्या में हमें वैक्सीन चाहिए उस संख्या में हमें नहीं मिल पा रही है। इसमें प्रोडक्शन की में भी थोड़ी सी अभी कमी हो रही है। अभी फर्स्ट डोज में हमें काफ़ी समय झेलना पड़ा है। यहाँ पर पहले भी आया था हमें, लेकिन लगा नहीं, और अभी नंबर बढ़ा है। अभी जो सेकंड डोज है उसको लगना चाहिए जल्दी, और वैक्सीन की कमी हो रही है ये, तो वैसे इतने समय तक लंबा अंतराल है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पिथौरागढ़ में जो हमारे CMO साहब हैं, जिनको देहरादून से वैक्सीन की सप्लाई होती है, तो CMO साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अधिक से अधिक डोज धारचूला में देने की सलाह करें, ताकि हमारे जो दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को खाली हाथ न लौटना पड़े। वो बेचारे 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये टिकट लगा कर आते हैं। यहाँ पे आके जो है पता चलता है कि वैक्सीन नहीं है, 4 दिन बाद तो हो जाएगी, तब लगेगी। तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो कोविड वैक्सीन है, जिस हिसाब से पहला डोज लग चुका है, तो दूसरा डोज लगाने के लिए जो टाइमिंग होती है उसके बावजूद भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी मतलब दूसरे डोज लगाने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको माइग्रेशन भी जाना है। तो उनके दूसरा डोज लगाने के चक्कर में अपना माइग्रेशन जाने से भी यहाँ पे लेट हो रहा है। जैसे कि आज लगना था, फिर आज सुनाई दे रहा कि और 84 दिन के बाद लगेगा। तो ऐसे में तो बहुत लापरवाही हो रही है सरकार की ओर से। दून में ब्लैक फंगस की दस्तक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी डॉक्टरों को सबसे पहले इस बीमारी की पहचान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा नेत्र रोग विभाग ने इस इलाज के लिए जरूरी दवाई भी मंगवाने को प्राचार्य को पत्र भेज दिया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सजाना ने बताया कि अभी तक ब्लैक फंगस का कोई केस उनके पास नहीं आया था, लेकिन फिर से हम हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान, उसके मरीजों का व्यवहार पहचानना जरूरी है, इसके बाद ही उपचार का नंबर आता है। उन्होंने बताया कि हमने सभी डॉक्टरों और उसके पहचान के लिए सभी तथ्य बता दिए हैं। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई और हर मरीज भी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रख रहा है। देखिए, कुछ दिनों से जो है ब्लैक फंगस करके जो एक भय फैला हुआ है, और उस तरीके से कई मरीज जो है यहाँ पर आ रहे हैं कुछ न कुछ जो है लक्षणों को लेकर के कि कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है, कोई जो है परेशानी को लेके या ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो कई ऐसे मरीज। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।